हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। इस अध्याय का नाम है और ये जो अध्याय है आपकी जो छठी कक्षा की बुक है भूगोल की, उसका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ को शुरू करने से पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सौर मंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है तो कुछ छोटे छोटे चमकते से बिंदु दिखते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात आकाश उनसे भर जाता है और आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते, अर्थात आप उनको गिन भी नहीं सकते। इतने ज़्यादा वो आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इससे आगे पढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अर्थात जब आप कुछ तारों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो टिमटिमा रहे हैं, और कुछ जब आप देखते रहेंगे लगातार तो उनमें कोई भी हरकत नहीं होती, अर्थात वो नहीं टिमटिमाते, वो एक ही अवस्था में बने रहते हैं, जिस तरीके से आप चंद्रमा को देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह अन्य चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो चंद्रमा है वो एक महीने में, यानी लगभग एक महीने में आपको केवल एक बार दिखाई देता है। कब एक बार दिखाई देने का मतलब क्या है? कैसा चंद्रमा? पूर्ण चंद्रमा। मतलब पूरा जो इस तरीके से गोल होता है चंद्रमा, वो आपको पूरे महीने में केवल एक बार दिखाई देता है। जिस चंद्रमा की जो इस तरीके की जो स्थिति आपको दिखाई देती है, मतलब पूरा गोल जब दिखाई देता है, उसे बोलते हैं पूर्णिमा की रात। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णिमा बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है? 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि वो चंद्रमा धीरे धीरे स्थिति में आपको कम होता दिखाई देता है, और एक दिन वो पूरा चंद्रमा जो होता है वो पूरी तरीके से छुप जाता है और आपको नहीं दिखाई देता। तो जिस दिन वो चंद्रमा पूरी तरीके से छिप जाता है उसे बोलते हैं हम अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या। ठीक है। तो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा या इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन आपका, अभी हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखे थे, पूर्णिमा और अमावस्या। अब हम नीचे देख रहे हैं एक क्वेश्चन और है। क्या है? खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय, क्या कह रहा है? रात के समय आसमान में चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं।
सूर्य भी एक तारा है। अब देखो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला, तारा। खगोलीय पिंड तारा क्या है? एक खगोलीय पिंड है। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है और एक खगोलीय पिंड है। ठीक है। और उसके बाद भी एक क्वेश्चन इसमें और है कि खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल दे रखा है कि आपको एक प्रैक्टिकल करना है। आओ कुछ करके देखें। तो ये प्रैक्टिकल है, इसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। उसके बाद है अगला पेज। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। ऊष्मा यानी कि उनकी गर्मी, प्रकाश यानी कि उनकी लाइट को जो है हम महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ते हैं वो अत्यंत छोटे? क्योंकि वो काफ़ी दूर होते हैं पृथ्वी से। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों आपका ये बनता है, ये देखिए यहाँ पर कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के यानी तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ, यहाँ से तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आकृतियाँ नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यदि आपसे पूछा जाए कि दो नक्षत्र मंडलों के नाम लिखिए तो आप लिखेंगे अर्सा मेजर और बिग बियर। ये दोनों क्या है? नक्षत्र मंडल हैं। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। क्या है? सप्तऋषि जो है क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। सप्त यानी सात, ऋषि यानी सत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि अर्सा मेजर के किसी एक भाग का नाम लिखिए जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं सप्तऋषि, यानी कि ऋषि यानी सत, संत और सप्त यानी 7। तो कौन सा है? सप्तऋषि है, जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहले इसे। अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है, यहाँ देखो ये दे रखा है सप्तऋषि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 तारों का आपको समूह दिखाई दे रहा है और ये है आपका ध्रुव तारा। जब आप इन दोनों, ये देखिए, जब आप इन दोनों तारों को देखेंगे तो आप सीधे आप इस तरीके से जब छत पर देखेंगे तो आपको ये जो तारा दिखाई देगा उत्तर दिशा की तरफ, ये होगा आपका सप्तऋषि, सॉरी ध्रुव तारा। ये जो सप्तऋषि जो है, इससे जब आप सीधे देखेंगे इन 2 तारों से तो आपको कौन सा तारा दिखाई देगा? ध्रुव तारा दिखाई देगा, जो उत्तर दिशा में रहता है और ये एक ही जगह पर स्थिर रहता है। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, जैसे अभी हमने चित्र में देखा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए
तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यदि आप सप्तऋषि से भी ना देखना चाहें तो अब आप सुबह के समय और रात के समय, शाम के समय, जब भी आप चाहें तभी, जब चाहें तब उस तारे को आप देखेंगे तो आपको वो उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा, ध्रुव तारा। ठीक है, लेकिन जब सूर्य की रोशनी तेज होगी दोपहर के समय तो आपको वो ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी के कारण वो हमें नहीं दिखाई देगा। इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रह क्या होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और इससे पीछे वाले पेज पर हमने क्या पढ़ा था, इससे पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा था जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश होता है, ये जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं, वो तारा कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रोचक अन्य तथ्य दिए गए हैं। बृहस्पति तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों में बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर जो ये है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वे कौन से 3 ग्रह हैं या वो कितने ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये इस तरीके के ग्रह होते हैं। ठीक है, और इनके चारों ओर इस तरीके के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के छल्ले पाए जाते हैं। इससे आगे देखेंगे हम। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो प्लैनेट है उसको ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, यह प्लैनेट जो नाम है वो कहाँ से, किस भाषा से आया है, तो जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। या प्लैनेट का क्या अर्थ है, तो परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का एक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब देखो यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह क्यों है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ना, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, तो पृथ्वी इसीलिए ग्रह है क्योंकि उसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। ठीक है, और जो अभी हम यहाँ पर देखते हैं किसको, सूर्य को। ठीक है, जो सूर्य है वो क्या है, सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है उसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, वो किससे प्राप्त करती है, वो सूर्य से प्राप्त करती है ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, तो ये आपको तारा और ग्रह में अंतर पता चला होगा, और पृथ्वी और किसमें, सूर्य में। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद आगे यहाँ पर आपको देखिए ग्रह बताए गए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये है सूर्य, ये क्या है, ये है सूर्य। अब देखो यहाँ पर जो सूर्य है ये पूरा अगर हम बना लें तो इस तरीके से सर्कल आएगा, ये आपको आधा करके दिखाया गया है। ये इस तरीके से इनकी ऑर्बिट होती है, यानी कक्षा होती है, और इसमें ये जो है ये सारे जो ग्रह हैं ये सर्कल से घूमते हैं। ठीक है, ये बुध ग्रह है, ठीक है, ये शुक्र ग्रह है, और ये पृथ्वी है हमारी, ठीक, और ये मंगल ग्रह है। ठीक, तो इस तरीके से जो ग्रह हैं ये चारों ओर इन लाइनों में, ये जो इनकी कक्षा है इसमें घूमते हैं, जो यहाँ पर दिखाई गई है। समझ आया आपको। और इसके अलावा आप देखेंगे कि आप इससे ये भी पता कर सकते हैं इस चित्र से कि जो सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो है आपका बुध ग्रह। ठीक, बुध ग्रह के बाद है कौन सा, शुक्र ग्रह,
और तीसरे नंबर पे कौन सी है? पृथ्वी है। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है? आपका मंगल ग्रह है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये पट्टी दिखाई गई है, आपको देख रहे हैं ना आप, ये पट्टी दिखाई गई है और यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी लिखा हुआ है। तो जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है कौन कौन से ग्रहों के बीच में होती है? तो आप कहेंगे बच्चों बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ये पट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रह हैं, ये जो आपको 4 ग्रह दिख रहे हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शुद्ध ग्रह के अंदर है और सूर्य से बाहर हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखाई देंगे कि ये आंतरिक ग्रह हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे वीडियो को पॉज करके कि शुक्र यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों कौन से ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह हैं। और इसमें बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, और ये देखिए इसका सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन शुक्र करता है, और पृथ्वी 365 दिन में, और मंगल 787 दिन में। ठीक है, तो आप इन्हें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बाह्य ग्रह हैं, वो बताए गए हैं। ये देखो, ये बाह्य ग्रह हैं, इनके बारे में बताया गया है। आप इन्हें भी वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ लेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर सही से दिखाई नहीं देगा। 2 ये हैं, ये देखो ये दिए गए हैं बाह्य ग्रह। इसको भी इसे आप आसानी से आराम से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेंगे। और 2 ग्रह आपके यहाँ पर हैं जो बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद है अगला पेज, आसमान से दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। यानी कि पृथ्वी जैसा ही जो हम देखते हैं और भी कई ग्रह हैं, जैसे कि हमने देखा बुध है, शुक्र है, ठीक है, शनि है, यूरेनस है। तो इसी तरीके से जो ग्रह हैं, जिस तरीके से पृथ्वी पर अपना एक उपग्रह है, पृथ्वी के अपने एक उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। इसी तरह से अन्य ग्रहों के भी अपने उपग्रह हैं। ठीक है, जो कि सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दे रखा है कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। उसके बाद है सौर मंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा था, ये देखो ये है सूर्य है, ये हमने देखा था ना सूर्य, और सूर्य के चारों ओर ही ये सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। इसीलिए जो सूर्य को क्या कहते हैं? सौर मंडल का मुखिया, यानी सभी ग्रहों का मुखिया कहते हैं सूर्य को। उसके बाद देखेंगे हम सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जो सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी कक्षा में लगाते हैं हमेशा, और इनकी गति न कभी तेज होती है न कम होती है। हमेशा एक ही गति में और एक ही कक्षा में, एक ही परिस्थिति में अपना ये चक्कर लगाते हैं एक ही समय में, और ना कभी तेज ना कम, ना ही इनकी स्थिति जो है वो चेंज होती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है एक बल जो कि सूर्य और सभी ग्रहों के बीच में हमेशा सदैव बना रहता है, जिसकी वजह से सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में हमेशा एक ही गति से चक्कर काटते रहते हैं, कभी आपस में टकराते नहीं हैं।
ऊष्मा सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। यानी कि पूरे सौरमंडल में जो सूर्य ही है वही सभी को सूर्य और रोशनी और प्रकाश और ऊष्मा देता है। इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब पढ़ते हैं हम ग्रह के बारे में। ग्रह हमारे सूर्यमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। आप इस सेंटेंस को लर्न कर लें, जिससे कि जो आप हैं इनकी जो स्थिति है कि कौन सा ग्रह किसके बाद है उसको आसानी से याद रख सकेंगे। अगर आपकी कोई अपनी ट्रिक हो तो उसके हिसाब से भी आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार मतलब बहुत बड़े वृत्त के आकार में। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से केवल 88 दिन लगते हैं। किसको? बुध को। यानी कि बुध ग्रह जो है उसको सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है, कितने दिन लगते हैं? एक चक्कर लगाने में 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। और शुक्र ग्रह जो है वो किसका जुड़वां ग्रह है? पृथ्वी का। यानी कि शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी का, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, तो जीई का क्या अर्थ है बच्चों? जीई का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ये देखो, ये है, यहाँ पर लिख दिया है जियो, है ना, और लॉजी लगा देंगे तो पृथ्वी का अध्ययन, और जियो के साथ मैट्री लगा देंगे पृथ्वी का मापन, और जियो के साथ ऑयल लगा देंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक। उसके बाद क्या आप जानते हैं, रात में आसमान को हमेशा देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत नाम के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आर्यभट्ट हैं वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। उसके बाद अगला देखेंगे पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। ध्रुवों के पास से तात्पर्य होता है बच्चों, जैसे पृथ्वी ऐसी है, ठीक है, पृथ्वी ऐसी है लेकिन यहाँ से ये थोड़ी सी चपटी है, यहाँ से ये थोड़ी सी चपटी है। यहाँ आपने देखा है ना, ग्लोब का चित्र ऐसे होता है ना ऐसे। तो पृथ्वी को जो इसे ये वाला जो एरिया है पृथ्वी का, इसे जो है इसे चपटा बोलते हैं। ये है ध्रुवों के पास का, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
ठीक, अब आगे, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, यानी कि केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन मुमकिन है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में पृथ्वी के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। ठीक, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसके बाद पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी के 1/4 भाग के बराबर। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी कि पृथ्वी से और सारे ग्रह तो दूर हैं लेकिन चंद्रमा इसके नज़दीक है। यह हमसे लगभग कितना 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये हैं यहाँ पर कुछ उपग्रह हैं, ये जो हैं ये कृत्रिम उपग्रह थे। अब यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, ये पढ़ते हैं हम। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ये देखते हैं टॉपिक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो बच्चों ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये देखिए, ये सारे मानव निर्मित हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। यह है इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। तो ये जो हैं ये तो मानव निर्मित हैं उपग्रह, जो कि कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, जो रॉकेट द्वारा छोड़े जाते हैं। और जैसे चंद्रमा हो गया, ये कैसा है? ये प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अपने अक्ष का मतलब क्या होता है? जो इसका सर्कल होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा इस सर्कल में घूमता है। ठीक है, ये घूमता है चंद्रमा। तो पृथ्वी के चारों ओर जो ये चक्कर काटेगा ये भी 27 दिन में चक्कर काटेगा। ठीक है, और जो ये अपने अक्ष पर मतलब इस पर जो चक्कर काटेगा, केवल इस पर जो घूमेगा वो भी 27 दिन में ही घूमेगा। समझ आई आपको बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक, ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी के चारों ओर जहाँ चंद्रमा घूमता है, और ये मान लीजिए ये है चंद्रमा। ठीक, तो चंद्रमा इसके आगे इस तरीके से घूमेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं घूमता। ये घूमता किस तरीके से है? जैसे लट्टू गोल 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 घूमता घूमता आगे सरकता जाता है ना, इसी तरीके से हमारे जो और ग्रह हैं वो भी गोल गोल घूम के, सर्कल में गोल गोल घूम के आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जिस तरीके से लट्टू घूमता है। तो लट्टू घूमने से मतलब है कि अगर इस पॉइंट पर लट्टू घूम रहा है तो इस पॉइंट पर लट्टू 27 दिन में एक बार पूरा चक्कर काटेगा, तो वो उसी तरीके से घूमता हुआ पृथ्वी के चारों तरफ भी 27 दिन में एक चक्कर काटेगा। ठीक है, अब आगे
इसीलिए ही इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एक भाग इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जैसे ही वो पूरा चक्कर काटता है तो वो हमें वही भाग दिखाई देता है हमेशा पृथ्वी से। ठीक है, आप बॉल के साथ, बड़ी बॉल के साथ एक लट्टू या किसी बॉल को घुमाते घुमाते इस तरीके से करके आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। मतलब पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, इसलिए हम चंद्रमा पर आसानी से जो गड्ढे होते हैं या मैदान होते हैं या पर्वत होते हैं इनकी छाया को देख सकते हैं। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे पेज पर चित्र में देखा था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो क्या होते हैं। तो ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और क्या होते हैं, ग्रहों के ही छोटे छोटे भाग होते हैं जो कि विस्फोट के बाद टूटकर अलग हो जाते हैं। अब उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से बिना जले पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो अब उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी देखी है? ये देखो, ये रही सफ़ेद पट्टी। यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है या मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ठीक है, अब आता है कि क्वेश्चन कि आकाशगंगा क्या है। तो आकाशगंगा क्या है? करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है या एक पट्टी है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है और ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इससे लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो ये देखिए, ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौरमंडल और फिर पृथ्वी और फिर हम। तो ये आपको एक सीरियल वाइज भी लगाने को आ सकता है क्वेश्चन में कि आपको पहले पृथ्वी दे दिया, फिर ब्रह्मांड दे दिया, फिर आकाशगंगा, फिर सौरमंडल। तो आपको कहा जाएगा कि आप इसको एक सीरीज़ में लगाइए। ठीक है, तो फिर हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो आपको दे दूँगी।